फिर देखा सीएम धामी का अलग अंदाज। रुद्रपुर में सीएम ने देखा महिला समूह का कार्य। धामी ने खुद भी की बुनाई और चलाया चाक। रुद्रपुर द्वारे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। नारी शक्ति वंदन महोत्सव का किया शुभारंभ। हजारों की संख्या में महिलाएं रही महोत्सव में मौजूद। रुद्रपुर में सीएम धामी का रोड शो में जुटा जन सैलाब। स्वागत के लिए खड़े लोगों पर सीएम ने की फूलों की वर्षा। लोकसभा चुनाव में हर तंत्र का प्रयोग करेगी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा पार्टी हर तकनीक का चुनाव में करती है इस्तेमाल। वर्चुअल माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी 2024 के लोकसभा चुनाव में करेंगे प्रचार। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक करेंगे खास खबर की ओर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर दौरे पर रहे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने गांधी पार्क में रुद्रपुर मैदान तक रोड शो किया। सीएम के स्वागत के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सीएम ने रोड शो के दौरान स्वागत के लिए खड़े लोगों पर फूलों की वर्षा भी की। हजारों की संख्या में महिलाएं भी रोड शो के दौरान मौजूद रही। इसके बाद सीएम धामी ने नारी शक्ति वंदन महोत्सव का शुभारंभ करते हुए संबोधित किया। वहीं रुद्रपुर दौरे के दौरान सीएम धामी का अलग अंदाज भी देखने को मिला। सीएम ने महिला समूह के कार्यों को न सिर्फ देखा बल्कि धामी ने खुद अपने हाथों से बुनाई की और चाक भी चलाया। शक्ति बंधन महोत्सव जो कि नारी शक्ति को समर्पित, नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए, हमारी माताओं बहनों को आगे लाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये नारी शक्ति बंधन महोत्सव जो पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों में अलग अलग, कहीं ईजा बेड़ी, कहाँ चेली बुआरी, कहीं बेटी बुआरी और कहीं नारी शक्ति बंधन महोत्सव के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर लगातार अपनी माताओं बहनों के बीच में जाने का अवसर मिल रहा है। और इस नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में इतनी अपार संख्या में उपस्थित होने के लिए मैं कह रहा था कि 80% नहीं 90% से भी ज्यादा हमारी मातृशक्ति है। मैं इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए अपनी सभी माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं। कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसी महीने उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं और वह कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तर पर मीटिंग भी करेंगे। तो वहीं 15 जनवरी को उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा भी प्रदेश दौरे पर आ रही है। ही कांग्रेस की प्रभारी महोदय भी उत्तराखंड आ रही हैं। संभवतया 15 जनवरी को माननीय प्रभारी महोदय का दौरा यहाँ का होगा कि संभवतया इसी महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी उत्तराखंड का दौरा करेंगे और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे। तिथि के बारे में विचार विमर्श हो रहा है। माननीय अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी 13 और 14 तारीख में दिल्ली और इम्फाल में रहेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम फाइनल करके आएंगे। उत्तराखंड में भाजपा लोकसभा चुनाव को पूर्ण बहुमत के साथ जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। भाजपा जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठकें कर रही है, तो वहीं अब पब्लिक मीटिंग करने के लिए भाजपा स्थानों को चिन्हित कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड की सभी लोकसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हो जाए, इसके लिए उनसे आग्रह किया गया है, जिसके लिए स्थान तय किए जा चुके हैं। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व या फिर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आगमन उत्तराखंड में होता है तो उसके लिए भी स्थान तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान राज्य स्तर नेताओं की सभाओं के लिए भी स्थानों का चयन किया गया है।
चुनाव की जब रणनीति बनती है तो उसमें पब्लिक मीटिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है और पब्लिक मीटिंग के स्थानों का चयन भी एक चुनौती रहती है। तो हमने तय किया है कि उत्तराखंड की सभी लोकसभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है उनकी रैलियां हो जाएं, उसके लिए हमने स्थान भी तय किए हैं। इसी प्रकार से हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, योगी जी हैं, अनेकों राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उन सब का भी अगर आगमन होता है उनके लिए भी स्थान हमने तय किया है। और साथ साथ अपने राज्य स्तरीय नेताओं की जो सभाएं होंगी और प्रत्येक विधानसभा तक उसके लिए स्थानों का हमने चयन किया है। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में राज्य स्तरीय गर्ल्स वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। खेल विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 14 टीम प्रतिभाग कर रही है। अलग अलग जनपदों से पहुंची टीमें बड़े उत्साह के साथ अपनी प्रतिभाएं दिखा रही हैं। कोटद्वार से पहुंची खिलाड़ी आरती ने बताया कि लड़कियां देश भर में अपनी प्रतिभा से परचम लहरा रही है। खेल की दुनिया में हर जगह अपने देश का नाम रोशन कर रही है और जनपद चमोली पहुंचने पर उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। वहीं खेल अधिकारी बताते हैं कि प्रदेश भर से 14 टीम में इस आयोजन में भाग ले रही हैं। खेल विभाग की ओर से आयोजित इस पूरे प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाली टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। में जो है कि नॉलेज हो जाती है इन सब के बारे में कि कैसे कैसे जो है लड़कियां यहाँ पे खेलती है और कैसी कैसी जगह में मतलब अकेले जाने का ट्रैवल एक्सपीरियंस भी हो जाता है सबको। यहाँ पे वैसे तो रास्ता बहुत लंबा था, 12 घंटे कम नहीं होते ट्रैवल करने के, तो ठीक था। मतलब किसी किसी की थोड़ी तबीयत भी खराब हो जाती थी, फिर भी हम यहाँ पे है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना पीएम स्वनिधि के तहत छोटे व्यापारियों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए ऋण दिया जाता है, जिससे छोटे व्यापारी अपना व्यवसाय बढ़ा सकें। लेकिन लोहाघाट में एसबीआई के द्वारा इस जन कल्याणकारी योजना के पात्र लोगों को ऋण नहीं दिया जा रहा है और छोटे व्यापारियों से बैंक के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। इस बात की शिकायत व्यापारी ने एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट से की है। इसके बाद एसडीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बैंकों के इस तरह के रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में पटल सहायक को निर्देशित कर कहा है कि तुरंत बैंक से संपर्क कर लाभार्थी को योजना का लाभ दिलाया जाए। मुझे दिया गया है, मैंने लिया, देने के बाद उनको वापसी करने के बाद वो लोग कहते हैं तो आज आना, कल आना, परसों आना, तरसों आना, ऐसे कहते हैं। बैंक मैनेजर साहब भी कहते हैं कल आना, 6 महीने पहले आपका जो है अप्लाई किया, 6 महीने पहले अप्लाई करते हो, ऐसे कहने लगे। आप उसका उद्धार कीजिए ना पहले। पीएम स्वनिधि जो एक महत्वाकांक्षी भारत सरकार की योजना है, उसमें एक लाभार्थी के द्वारा बताया गया कि बैंक द्वारा कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है, तो जो हमारे पटल सहायक इसको देखते हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि व्यक्तिगत रुचि लेते हुए उस लाभार्थी का कार्य कराया जाए। अगर किसी बैंक के द्वारा कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है तो उसकी हमें सूचना दें, ताकि कि जो इनके एलडीएम और एलडीओ हैं उनको इस संबंध में अवगत कराया जा सके कि आपके द्वारा भारत सरकार के कार्यक्रमों में सहयोग नहीं किया। बागेश्वर में प्रशासन की ओर से 14 जनवरी से 20 जनवरी तक उत्तरायणी कौतिक 2024 का भव्य आयोजन किया जाएगा। उत्तरायणी कौतिक में इस बार राम धुन बजाई जाएगी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल का कहना है कि लोकल सांस्कृतिक दलों को दोपहर में प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जाएगा और रात को स्टार नाइटों का आयोजन किया जाएगा। 15 जनवरी को पवनदीप राजन को बुलाया गया है। कुश्ती, दंगल और बैडमिंटन एपर्ड प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। जो है हमारे स्कूल के विद्यालय, जिसमें हमने पर डे 6 विद्यालयों को जगह दी है कि वो परफॉर्म करें। 2 से 5 जो है आफ्टर लंच जितने भी लोकल सांस्कृतिक दल हैं बागेश्वर से हैं, चाहे पिथौरागढ़, चाहे अल्मोड़ा, कटीमा, जिन्होंने हमें अप्रोच किया है उनको हमने विंडो दी है 2 से 5। तो जो हमारा 8 बजे के बाद है जो हमारी स्टार नाइट का आयोजन है। स्टार नाइट में हमारा मेन अट्रैक्शन है, जो मेन स्टार नाइट है 15 को है, वो पवनदीप राजन की स्टार नाइट है। उसके अलावा पांडवाज बैंड है हमारा। दूसरा जो हमारे मेन आकर्षण जो है हमारा दंगल इस बार रहेगा। बैडमिंटन टूर्नामेंट जो पिछली बार स्टार्ट किया था इस बार भी है। इसको और एनहांस करते हुए 35+, 45+, वेटरन कैटेगरी को भी इसमें जोड़ा गया है। हरिद्वार की राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में हादसे में मारे गए 2 रेंज अधिकारियों का दाह संस्कार किया गया। खड़खड़ी शमशान घाट पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद वन कर्मियों, अधिकारियों ने उन्हें सलामी दी। घटना में मारे गए चीला रेंज अधिकारी शैलेश
घिल्डियाल को उनके भाई मंगेश घिल्डियाल ने मुखाग्नि दी। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा ने कहा कि यह एक दुखद हादसा है। इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये जीवन यात्रा के सबसे दुखद दिनों में रहेगा हमेशा। हमारी प्राथमिकता अभी इस वक्त ये है कि जो लोग प्रभावित हैं उन तक, उनके परिजनों तक हम उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े रहें, और जिनका अभी एम्स ऋषिकेश में उपचार चल रहा है वो अच्छी से अच्छी उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाए और वो शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ करें। हमारा यही प्रयास है। और जो भी इसमें प्रभावित हुए हैं उनके परिजनों के साथ इस अपार दुख की बेला में हम सब पूरा वन परिवार उनके साथ खड़ा। प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत अक्सर नींबू माल्टा पार्टी के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास करते नजर आते हैं। वहीं पहाड़ी उत्पादों के लिए उनके समर्पण को लेकर लोगों में उनकी चर्चा भी होती है। इसी क्रम में उन्होंने उत्तराखंड के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की और उन्हें पौड़ी के माल्टे और संतरे भेंट किए। इसी के साथ पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट पर अपनी प्रबल दावेदारी जताई। हमारी 5वीं लोकसभा के लिए तैयारियां हैं और हम 5 सीटें जीतने के लिए प्रयासरत हैं। हाँ, ज़रा सा हरिद्वार मेरे लिए कंफर्टेबल है क्योंकि मैं ज़्यादा आ जा सकता हूँ, तो वहाँ ज़रा ज़्यादा समय दे रहा हूँ। सरयू नदी में बने बिट्रिस कालीन पैदल पुल को खोले जाने की मांग को लेकर बागेश्वर नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी है और एसडीएम बागेश्वर का घेराव करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि बीते 1 साल से जिला प्रशासन बागेश्वर नगर के व्यापारियों को बरगला रही है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बिट्रिस कालीन पैदल पुल को आवाजाही हेतु बंद किया गया है। खानपुर से भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोश्यारी ने चैंपियन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि मसूरी में पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के खिलाफ मीडिया में दिए बयान को लेकर अब भाजपा द्वारा पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही उन्हें 7 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देना होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पार्टी वैधानिक व्यवस्था के आधार पर चलती है। हमारे संविधान में जो व्यवस्था बनाई गई है हम उसके आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी वैधानिक व्यवस्था के आधार पर चलती है। हमारे संविधान में जिस प्रक्रिया है हम उस प्रक्रिया के आधार पर आगे बढ़ते हैं। पार्टी वैधानिक व्यवस्था के आधार पर चलती है। हमारे संविधान में जिस प्रक्रिया है हम उस प्रक्रिया के आधार पर आगे बढ़ते हैं। भारतीय किसान यूनियन क्रांति प्रदेश में एक प्रदेश एक नियम की मांग को लेकर आगामी 21 जनवरी को एक विशाल बाइक रैली निकलेगी। बाइक रैली की जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन क्रांति विधि प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहित चौधरी को सौंपी गई है। रुड़की कृषि मंडी समिति कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने आरोप लगाया कि एक प्रदेश में 2 नियम नहीं चलेंगे, बल्कि एक प्रदेश में एक ही नियम लागू होना चाहिए, नहीं तो यूनियन बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। विकास सैनी ने कहा कि रंग, जाति और समुदाय के आधार पर भेदभाव करना संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सरकार का फैसला मैदानी क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव दर्शाता है। मेन मुद्दा है एक प्रदेश एक नियम, और जब तक ये एक प्रदेश एक नियम लागू नहीं होगा तब तक भारतीय किसान यूनियन क्रांति संघर्ष करती रहेगी और आने वाले टाइम में इनका इस प्लेन में आना बंद कर दिया जाएगा। रास्ते दोनों बंद कर दिए जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन क्रांति जो है 2,000 3,000 आदमी लेकर दोनों बॉर्डर थमेगी और प्लेन में आना इनका बंद कर दिया जाएगा।
कई बार विधानसभाएं और कलेक्ट्रेट भी, तहसील भी हम घेराव कर चुके हैं, पर सरकार के कान खुलने का नाम नहीं ले रहे। तो आने वाली 21 जनवरी में किसान मजदूर युवा पुत्र आक्रोश रैली, जो यहाँ से सब्जी मंडी से हजारों की संख्या में बाइक मोटरसाइकिलें इकट्ठी होंगी और युवा पुत्र सब इकट्ठे होंगे और यहाँ से एसडीएम को ज्ञापन देंगे और पूरे उत्तराखंड में एक संदेश देने का काम करेंगे कि हरिद्वार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा और इसे किसी भी कीमत में भारतीय किसान यूनियन क्रांति बर्दाश्त नहीं करेगी। उत्तराखंड रोडवेज ने देहरादून से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी है। पहले दिन दून से मुरादाबाद तक की 2 सवारियों ने यात्रा की। दून से अयोध्या तक का किराया 1054 रुपए रखा गया है। अभी बस की मैनुअली बुकिंग हो रही है। जल्द ही इस बस को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। यात्री घर बैठे फिर बस का टिकट बुक करवा सकेंगे। आपको बता दें कि आईएसबीटी में विधिवत पूजा अर्चना के बाद इस बस को रवाना किया गया। वहीं दून से अयोध्या के लिए ये पहली सीधी बस सेवा है। यह सुबह 11:30 बजे दून से चलेगी और अगले दिन सुबह 5:30 बजे अयोध्या पहुंचेगी। तो देखिए, देहरादून से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू की गई है। आपको बता दें कि पहले दिन 2 यात्रियों ने इसकी सवारी की है। आपको बता दें कि सुबह 11:30 बजे ये बस देहरादून से चलेगी और अगले दिन सुबह करीब 5:30 बजे अयोध्या पहुंचेगी बस। इससे यात्रियों को काफी सहूलियत होने वाली है, क्योंकि देहरादून से सीधा अयोध्या पहुंचने का ये बहुत अच्छा साधन कहीं ना कहीं उनके लिए रहने वाला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व सीएम हरीश रावत के राम स्वप्न पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधियों के मन में चुनाव के डर से प्रभु राम का खौफ बना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता चुनाव के डर से सुविधावादी हिंदू बन रहे हैं, क्योंकि सनातन विरोध की नीति पर चलने वालों के मन में चुनाव के डर से राम का खौफ होना लाजमी है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम को अयोध्या की यात्रा पर निकलना चाहिए, क्योंकि हरिद्वार की जनता ने उन्हें संन्यास पर भेजने का निर्णय लिया हुआ है। देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान राम उनके सपनों में जा रहे हैं, तो उनको भी राम में होते हुए यहाँ से लेकर अयोध्या तक की यात्रा निकालनी चाहिए। हरिद्वार होकर जरूर जाए अयोध्या। तो सपने में दिखाई देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान राम उनके सपनों में जा रहे हैं, तो उनको भी राम में होते हुए यहाँ से लेकर अयोध्या तक की यात्रा निकालनी चाहिए। हरिद्वार होकर जरूर जाए अयोध्या। डोईवाला के वस्तापिक क्षेत्र का सुनार गांव ज्वाखन नदी और बड़कोट वन क्षेत्र के जंगलों से सटा हुआ है। इस गांव के लोग कई परेशानियों से भी घिरे हुए हैं। बरसात के सीजन में ज्वाखन नदी में बाढ़ आ जाती है, तो वहीं जंगली जानवरों के आतंक के कारण गांव के लोगों ने खेती बाड़ी भी छोड़ दी है। इस कारण अब इनके खेत बंजर पड़े हुए हैं और बाजार से महंगा राशन और सब्जी खरीदने को ये लोग मजबूर है। वहीं ग्रामीण शासन प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। सुरक्षा दीवार थी, ये बह गई थी और रात को 2-3 दिन बहुत पानी आया, बिजली चलेगी। 3 दिन तक हमारे यहाँ बिजली नहीं आई, पानी नहीं आया और बड़े परेशान रहे हम। आज तक सुरक्षा दीवार नहीं लगी। फिर बरसात के टाइम अधिकारी आते हैं, चले जाते हैं। काम धरातल पर कुछ नहीं हो पाता है, वैसे के वैसे रहते। जंगली जानवरों का 7 बजे बाद यहाँ बाहर नहीं निकल पाते हम। हमारी खेती बाड़ी आप देख लो, बंजर पड़ी हुई है, कर ही नहीं पाते हम, जानवर आ जाते हैं। तो हम चाहते हैं इसकी सुरक्षा दीवार जरा अच्छी बने कि जानवर अंदर ना घुसे, जिससे हम खेती बाड़ी कर सकें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने 7 जनवरी को भीमताल क्षेत्र में हुई चोरी का खुलासा किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के मुताबिक हेमचंद जोशी ने पुलिस से शिकायत की थी कि उनके घर से करीब 12 तोला सोना चोरी हो गया। इसके आधार पर भीमताल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी को जेवर के साथ गिरफ्तार किया है। जिसमें एक जो निवासी वहाँ के, उनके घर से 12 तोला सोना जो है चोरी हुआ था। इसमें भीमताल पुलिस की जो टीम है उसके द्वारा एफआईआर पंजीकृत किया हुए तुरंत 12 घंटे के भीतर जो चोर है उसको पकड़ा, उसके कब्जे से पूरा 12 तोला सोना उसकी बरामदगी। इसमें अभियुक्त गिरफ्तार किया। केदार मंदिर समिति की बोर्ड बैठक अजवेंद्र अजय की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में वर्ष 2024 में यात्रा को लेकर और उसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान प्रधानमंत्री ने वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड को
विकसित करने की बात कही थी। इसके पालन में राज्य सरकार अब कई कदम उठा रही है। वहीं बीकेटीसी के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने कहा कि बीकेटीसी के स्तर से भी उत्तराखंड के महत्वपूर्ण और पौराणिक मंदिरों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। देहरादून में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने अपने उद्बोधन में उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन की अपार संभावनाएं जताई थी। उस अनुरूप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो हमारे कई ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उनको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में जैसे ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है। ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकाल में बाबा केदार की पूजा वहीं पर संपादित होती है और उसको भी हम वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर रहे हैं और वहाँ पर हमारे प्रथम चरण के निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। द्वितीय चरण के निर्माण कार्य भी शीघ्र ही हम प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा अन्य भी हमारे यहाँ पर कई धार्मिक स्थल हैं, जैसे जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर है। वहाँ पर भी पार्किंग इत्यादि जो अन्य सुविधाएं हैं, यात्री सुविधाएं हैं, उनको हम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। जोशीमठ नरसिंह मंदिर कैंपस में ही भगवान वासुदेव और अन्य भी कई मंदिर हैं, उनके विस्तारीकरण सौंदर्यीकरण के प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। डीएम चंपावत के निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद लक्ष्मण नाथ उर्फ बाबा अविनाशी ने अनशन 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। बाबा अविनाशी ने चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के ढटी गांव में सरकारी कार्यों में हुई धांधली और भ्रष्टाचार की जांच को लेकर अनशन किया था। बाबा अविनाशी ने 9 जनवरी से सचिवालय देहरादून में अनशन करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने बाबा अविनाशी को ग्राम सभा की योजनाओं की निष्पक्ष जांच कमेटी के द्वारा जांच करवाने का आश्वासन दिया था। मैं कल 9 जनवरी को आमरण अनशन में बैठने वाला था देहरादून। लंबे समय से सरकारी योजनाओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार शिकायतें दे चुका था, उसमें कोई जांच नहीं की गई। जिलाधिकारी चंपावत द्वारा मुझे यह आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के भीतर में तुम्हारी सारी जांचें की जाएंगी और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन के बाद संतुष्ट भी हूं कि 15 दिन का समय लिया गया है और 15 दिन के भीतर मेरी निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो मैं 16वें दिन मुख्यमंत्री आवास देहरादून में ही अपना आत्मदाह कर दूंगा, क्योंकि यह मेरा अंतिम वचन है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया 24 के साथ। नमस्कार।